हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लक्ष्य 120। स्वागत है आप सभी का एनवायरनमेंट के पहले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 12th, जिसके लास्ट 4 चैप्टर्स हम लोग देखने वाले हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम समझेंगे कि किस प्रकार से, किस तरीके से आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़नी है और एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है। मेन गोल और मेन पर्पस, या फिर गोल कह लो, एम कह लो या पर्पस कह लो, वो मेरा यही है कि एग्ज़ाम में जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आएंगे, जो 10 से 12 या फिर 12 से 13 इजी से मॉडरेट क्वेश्चंस जो होंगे, वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। मेरा मेन एम यही है। मैं 4 से 5 जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं टारगेट कर रहा हूँ 12 से 13 क्वेश्चंस को, जो कि ईज़ी टू मॉडरेट होंगे। तो बस यो जो आपको सोर्सेज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बायोलॉजी की क्लास 12th की एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स, शंकर आईएएस और कुछ मेरे एडवांस नोट्स जो हैं, उनके साथ हम ये लेक्चर्स करेंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी। आपके क्वेश्चंस जो हैं इजीली एग्जाम में सॉल्व होंगे। सो अब here is a brief about me. My name is Vikas Sharma and here is my mark sheet for 21, 2022, 2023 and 2025, my admit card. And here is my GRF scorecard. So let's start with our NCERT of class 12th, है ना। तो ये क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी है जो आपके एनवायरनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो पहला चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 13, उसमें पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी समझनी है सबसे पहले हमें, है ना। अब जैसे इसका नाम ही है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, है ना। तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी एक इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन, है ना। किस टाइप का इंटरेक्शन? among the organisms and between the organisms and its physical environment। तो जो पूरा environment है, अब environment का मतलब क्या है ना, उसकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? environment का मतलब सिंपली यही है कि कुछ जो है बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो है एक इंटरेक्शन चलता है ना। बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन चलेगा, बायोटिक 1, बायोटिक 2, बायोटिक 3, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन चलेगा। और एबायोटिक 1, एबायोटिक 2, एबायोटिक 3, इनका आपस में इंटरेक्शन चलेगा, और एबायोटिक और बायोटिक का भी आपस में इंटरेक्शन चलेगा। तो यही इन्वायरमेंट है, यही इकोलॉजी है। इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं और इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। सिंपल बात ये है, ठीक है। अब ये जो बायोम का सीन है वो हम अपने एंड में देखेंगे। जो हमारे एडवांस नोट्स हैं उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जो भी डिफरेंट टाइप के बायोम्स होते हैं उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो हमारी जो मेजर चीज़ निकल के आती है चैप्टर नंबर 1 से, वो निकल कर आता है कि इकोलॉजी या इन्वायरमेंट में मेजर आपके एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। एबायोटिक फैक्टर बोले तो नॉन लिविंग फैक्टर्स, जो कि जिनमें लाइफ नहीं है। बट उनमें लाइफ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनमें लाइफ नहीं है बट दे आर द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द लाइफ। वो सपोर्टिव पिलर की तरह खड़े हुए हैं लाइफ को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसलिए एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो मेजर जो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आपका टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। टेम्परेचर के बिना सब कुछ ख़त्म है। कुछ स्पीसीज़ आपकी, कुछ फ्लोरा, कुछ फौना। फ्लोरा और फौना मतलब ये होता है कि आपकी प्लांट्स एंड आपके एनिमल्स। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होते हैं, है ना। अगर जरा सा भी टेम्परेचर वेरी करता है तो उनका सर्वाइवल जो है वो खतरे में आ जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल और मेजर एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। तो वो स्पीसीज कौन सी हैं? सबसे पहले तो स्नो लेपर्ड है, मैंगो ट्री है और ट्यूना फिश है।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? अब जैसे कुछ जहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि कुछ थर्मल स्प्रिंग्स होती हैं और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है, येट वहाँ पर भी कुछ लाइफ है, वहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि विदाउट लाइफ है वो सब चीज़ें। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी लाइफ पॉसिबल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जो इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कुछ दो टाइप के एनिमल्स होते हैं या फिर वो होते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके यूरी थर्मल जो हर इन्वायरमेंट में चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो वो सरवाइव कर लेते हैं। और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल जो कि अगर इन्वायरमेंट आपका टेम्परेचर चेंज होता है तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो झेल नहीं पाते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है आपका एबाइटिक फैक्टर, वो है वाटर, है ना? पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। जो भी लाइफ है वो पानी की वजह से ही संभव है। अर्थ पे जो भी लाइफ है वो वाटर की वजह से ही सस्टेन कर पा रही है ना? अब वाटर से ही सारी प्लांट की लाइफ है और प्लांट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड चेन में, तो जिससे एनिमल भी सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है ना वो भी बहुत क्रिटिकल फैक्टर है और बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और वाटर इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि 70% जो एरिया है अर्थ का वो तो वाटर के अंदर ही है ना? वो वाटर के अंदर है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो ओशियन वाटर है, अब जैसे वो तो वाटर जो है अब वहाँ कैसे फ़र्क पड़ेगा, उसकी क्वालिटी में कैसे फ़र्क पड़ेगा, मतलब आपकी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ से वो कैसे रिलेटेड है, तो ये होता है सैलिनिटी से, है ना? ओशियन में जो वाटर है अगर उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी तो आपकी ऑर्गेनिक लाइफ या फिर यूं कहें कि बायोटिक लाइफ को खतरा हो जाएगा। तो वो सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव भी होता है, सैलिनिटी सेंसिटिव भी होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? जो हर सैलिनिटी में सरवाइव कर जाए उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूरी हेलाइन, है ना? और जो जो है नैरो रेंज में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं सैलिनिटी में ऑर्गेनिजम्स, उनको बोलते हैं स्टेनो हेलाइन। तो ये आपको की टर्म्स भी पता होनी चाहिए। अब जो हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइट। अब जैसे हमने देखा टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत सेंसिटिव चीज़ है। फिर हमने वाटर देखा, वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? फिर तीसरी चीज़ है आपकी लाइट। लाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है? लाइट जो है इम्पॉर्टेंट है ऑटोट्रॉप्स के लिए। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लिए। अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो आपके पास फूड ही नहीं होगा, अर्थ पे फूड नहीं होगा सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स के लिए या फिर यूं कहें कि कंज्यूमर्स के लिए। तो लाइट बहुत क्रिटिकल है फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि लाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो लाइट बिकम्स द थर्ड मेजर एबायोटिक फैक्टर। अब फोर्थ जो मेजर एबायोटिक फैक्टर है वो है आपका सॉइल। सॉइल क्यों इम्पोर्टेंट है ना? अब सब कुछ होना तो लैंड पे ही है ना? ये लैंड जो है वहीं पे सब कुछ होना है, इसी में प्लांट उगने हैं, यहीं पे एनिमल्स को रहना है। तो सब कुछ जब लैंड पे होगा तो जो लैंड की टॉप मोस्ट लेयर जो है जिसको सॉइल कहते हैं उसका रोल कितना क्रिटिकल हो जाएगा, है ना? अगर सॉइल जो है आपकी ड्राई है और सॉइल जो आपकी फर्टाइल नहीं है तो वो एक अलग तरीके का बायोम बनाएगी, है ना? वो बनाएगी आपका डेजर्ट टाइप ऑफ बायोम। अब उस डेजर्ट टाइप ऑफ बायोम में लाइफ जो है कम सस्टेन कर पाएगी, लाइफ अलग तरीके की होगी। अगर कोई सॉइल बहुत फर्टाइल है तो वो सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी जो है लाइफ के लिए। लाइफ के लिए मतलब प्लांट लाइफ के लिए। अब प्लांट लाइफ से ही सपोर्ट करेगा एनिमल लाइफ। ठीक है, फिर उसी से पूरा आपका इकोसिस्टम बनता है और आपका इन्वायरमेंट बनता है। ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं एबायोटिक फैक्टर्स वो आपको पता होने चाहिए और आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक है,
फिर हमको ये देखना है कि जो हमारे बायोटिक एलिमेंट्स हैं, या फिर आपको यूँ कहें कि लाइफ के जो लाइफ है, अर्थ पे जो लाइफ है, या प्लांट लाइफ हो या फिर एनिमल लाइफ हो, वो रिएक्ट कैसे करती है एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, है ना? अब जैसे कोई भी अगर एनिमल है, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा अगर उसको टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है ना? टेम्परेचर ज़्यादा है, वाटर जो है वो सलाइन है, ठीक है? और आपका जो है लाइट नहीं है, या फिर सॉइल जो है वो, है ना, आपकी फर्टाइल नहीं है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेगा, आपका बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमको देखना है, ठीक है? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में वो है आपकी होम्योस्टेटिस, है ना? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है मेंटेन कर पाते हैं डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना? उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं रेगुलेटर्स, है ना? उनको रेगुलेटर्स बोला जाता है उन ऑर्गेनिजम्स को जो अपना इंटरनल जो है एनवायरनमेंट मेंटेन करके रख पाते हैं डिस्पाइट चेंजेस इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना? अब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है होम्योस्टेटिस, है ना? इस तरीके से इसको जो है प्रीलिम्स के लिए अप्रोच करना है। फिर जो नेक्स्ट हमारी जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़, कि इंटरेक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है ना? जो आपके बायोटिक फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से एबायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं। पहली चीज़ हो गई आपकी रेगुलेशन, आप रेगुलेट, जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं, है ना? कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जो जितनी भी बर्ड्स हैं, या फिर यूँ कहें कि बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर, है ना, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन, और जिसको थर्मो रेगुलेशन भी कहते हैं या फिर ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब ये जो मैकेनिज़्म है रेगुलेशन का, वो टेम्परेचर सेंसिटिव, अब जैसे थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विंटर्स में टेम्परेचर आपका जो है मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है ना? और यही टेम्परेचर समर्स में जाके आपका 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो जो ह्यूमंस हैं वो कैसे अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं, है ना? वो स्वेटिंग से अपने आप को रेगुलेट करते हैं, वो अपने आप को कंफर्टेबल कैसे बनाते हैं, बॉडी को कूल कैसे रखते हैं, वो स्वेटिंग से रखते हैं अपने आप को, बॉडी को कूल, है ना? वो स्वेटिंग जो होती है आपकी, उससे जो है आपकी बॉडी कूल रहती है। इस तरीके से एनिमल्स जो हैं अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर पाते हैं। अब दूसरी चीज़ है कन्फर्मर्स, है ना? अब जैसा देश वैसा भेष, है ना? अब जैसे अगर गर्मी में हम गर्म रहेंगे और ठंडी में हम रहेंगे ठंडे, तो ये मतलब वो वाली बात हो गई कि कन्फर्म ही कर दिया कि अब जो है अब हम यही हो गए, जैसा हमको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसे हम बन जाएंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे जो है रेगुलेट करने की, हम परमानेंट चेंजेस को है ब्रिंग करेंगे। तो जो 99% आपके एनिमल्स होते हैं और नियरली ऑल प्लांट्स, अब है ना, यूपीएससी में ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना? आपने एग्जाम में स्टेटमेंट देखे होंगे जो सम एनिमल्स, ऑल एनिमल्स, तो ऑल के आगे अगर नियरली लगा दिया जाए तो ये एक तरीके का राइडर होता है ना? तो इससे क्या है, आप एग्जामिनर को सेफ्टी मिल जाती है वो स्टेटमेंट सही होने की, है ना? तो ये आपको ऐसे जो है लैंग्वेज भी पकड़नी है एनसीईआरटी से, जिससे आप प्रीलिम्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, है ना? तो इस तरीके से जो कन्फर्मर्स होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, उनकी बॉडी उसके साथ अडॉप्ट कर लेगी। ये सीन है कन्फर्मर्स का, ठीक है? अब वो करते क्यों हैं ये एनिमल्स? क्योंकि देखो, थर्मो रेगुलेशन ना एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव प्रोसेस कैसे? इसको ना अपने एसी के एग्जांपल से समझते हैं। अगर गर्मियों में आपको ठंडी हवा चाहिए तो या तो आपको कूलर लगाना पड़ेगा,
या फिर आपको एसी लगाना पड़ेगा। अगर आप कूलर और एसी लगाते हो तो इसका आपका बिल आएगा, है ना, बिल आएगा। तो वो हो गया एक्सपेंस, आपके लिए खर्चे का काम हो गया। अगर आप गर्मी में 45 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप उनको खर्चा करना पड़ता है ना? ये इसमें एनर्जी जाती है, एनर्जी को खर्च करना पड़ता है उनको। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, एसी, कूलर हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, है ना? तो ये इस एग्ज़ाम्पल से आपको इसको समझना चाहिए कि भाई क्यों थर्मो रेगुलेशन जो है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसलिए कुछ लोग जो है कन्फर्म कर जाते हैं, है ना? उनको गर्मी फ़ील ही नहीं होती, उनको ठंड फ़ील ही नहीं होती। उनको जैसा एनवायरनमेंट है वैसा सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपकी है माइग्रेट। अगर एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं आपके, अगर आपके फेवरेबल नहीं हैं तो जो तीसरा आपका रिस्पॉन्स होगा वो होगा माइग्रेट का, है ना? अब जैसे कुछ लोग लद्दाख से माइग्रेट करके जो है प्लेन्स में आ जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। और वो विंटर्स में प्लेन्स में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है ना, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और प्लेन्स में वही टेम्परेचर होता है 15 या फिर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो टेम्परेचर में बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंस होता है। तो इसलिए जो है माइग्रेट कर लेते हैं कुछ लोग, कुछ स्पीसीज़ माइग्रेट कर सकती हैं, है ना? तो लार्जली जो है आपकी बर्ड्स जो होती हैं वो माइग्रेट करती हैं, है ना? अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका केओलादेओ नेशनल पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, जो कि है बर्ड का हेवन। और ये एक रामसार साइट भी है राजस्थान में, ठीक है? तो ये भी पता होना चाहिए। फिर जो चौथी जो रिस्पॉन्स होता है, अब जैसे कुछ अपन ने देखा अभी तक कि कुछ लोग रेगुलेट कर पाते हैं अपनी बॉडी को, जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कन्फर्मर बन जाते हैं, है ना? कन्फर्म कर देते हैं। अब जो कन्फर्म भी नहीं करना चाहते, रेगुलेट भी नहीं करना चाहते, वो करते हैं माइग्रेट, है ना? अब ये तीनों ऑप्शन जिसके पास एग्जॉस्ट हो गए, वो चौथा ऑप्शन चुनेगा, वो चुनेगा सस्पेंशन का, है ना? वो सस्पेंड करेगा अपनी एक्टिविटी को, है ना? अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देगा, जिससे उसकी एनर्जी ना लगे और जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उससे उसको फ़र्क ही ना पड़े। क्योंकि अगर उसने अपनी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो सस्पेंशन होता है वो 3 टाइप का होता है ना? एक तो होता है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मतलब कि गहरी नींद में चले जाना लंबे समय के लिए, जिससे आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे और आपकी एनर्जी जो है वेस्ट ना हो। तो इसमें पोलर बियर आते हैं, बैट्स आते हैं, ये दोनों प्राइमरीली आते हैं, ठीक है? और फिर आता है आपका एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो उस टाइम पे लोग मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिश और स्नेल, वो अपने आप को एस्टिवेशन में ले आते हैं जिससे उनको एनर्जी ना लगे उस गर्मी को जो है शांत करने के लिए। और फिर तीसरी चीज़ है डायापॉज। डायापॉज जो है मेनली आपका जू प्लैंक्टन्स में होता है, जो कि सस्पेंडेड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है? तो ये जो है 4 ऑप्शंस होते हैं किसी भी बायोटिक एलिमेंट या फिर बायोटिक या फिर किसी भी लाइफ में, या फिर ये कहें कि आपके जो है फ्लोरा और फाउना के पास ये 4 ऑप्शंस होते हैं जब वो एबायोटिक फैक्टर्स के साथ रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो ये आपको सिंपली समझना है। अगर ये सब चीज़ें, अब जैसे कोई अगर ऑर्गेनिज्म इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चुनता है, अब जैसे एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन का मतलब ही कहीं ना कहीं रेगुलेशन हुआ, है ना? रेगुलेशन हुआ या फिर आपका हुआ कन्फर्मर। एडेप्टेशन मतलब यही होता है कि या तो आप रेगुलेट कर रहे हो अपनी बॉडी को, या आप कन्फर्म कर चुके हो, आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हो।
अब जो है यही होता है एडेप्टेशन का मतलब। जब आपका मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल जो आपका एट्रीब्यूट्स हैं ऑर्गेनिज्म के, वो जो है सिमिलर हो जाएं तो उसको एडेप्टेशन कहते हैं, है ना। तो ये मेनली जो है एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जो आपके डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं जनरली आपने देखा होगा, कैक्टस जैसे, फॉर एग्जांपल कैक्टस एक एग्जांपल है इसका। तो उसका जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा मतलब कि उसकी जो जो है ना तना होता है, वो काफ़ी डीप पिट्स में होता है ना, वो काफ़ी डीप होता है। वो इसलिए डीप होता है ताकि उसका जो है ट्रांसपिरेशन, जो एवेपोरेशन होता है, और वो ट्रांसपिरेशन में उसका लॉस ना हो। ये इशू है मेन, है ना। ट्रांसपिरेशन में उसका लॉस नहीं होगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है सरवाइव कर पाएगा। और उसका थिक क्यूटाइल होता है लीव्स में, मतलब उसकी जो लीव्स होंगी वो काफ़ी मोटी होंगी, जिससे जो है उसका जो वाटर जो है उसका लॉस जो है मिनिमम हो सके। वो वाटर को ही सेव करना चाहता है क्योंकि डेजर्ट में वाटर की कमी होती है। और कुछ प्लांट्स की तो लीव्स ही नहीं होंगी, है ना। कुछ प्लांट्स की लीव्स ही नहीं होंगी, जैसे ओपन जो है ओपन टिया प्लांट है जिसकी लीव्स ही नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और एक जो है एनसीईआरटी में एक एलेंस करके रूल दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ ऑर्गेनिजम्स या यूं कहें कि मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स जो है छोटे होते हैं और लिम्स जो है वो छोटे होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि वो हीट लॉस को मिनिमाइज कर सकें। और इसका जो मेन एग्जांपल है वो है आपका पेंगुइन। पेंगुइन इज वन ऑफ द मेन एग्जांपल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट जो है उस पे मूव करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पार्ट है वो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है ना। अब जैसे हमने देखा एबायोटिक फैक्टर्स हमने देखे, है ना। एबायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन होता है या फिर रिस्पॉन्स जो है बायोटिक फैक्टर्स का, जो बायोटिक कंपोनेंट या फिर बायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या रिस्पॉन्ड होता है एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति, ये हमने अभी देखा है। अब जो सेकंड चीज है वो हम देख रहे हैं कि जो बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है। जैसे कोई अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये भी तो हमें देखना होगा कि पहला ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो है जो है आपका 6 प्रकार के इंटरेक्शंस जो है मेंशन्ड है। सबसे पहला इंटरेक्शन है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिज्म नंबर 1, ऑर्गेनिज्म नंबर 2, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोनों को प्रॉफिट हो रहा है ना। दोनों को प्रॉफिट हो रहा है। कंपटीशन, अब कंपटीशन जनरली क्या है ना कि नेगेटिव सेंस में ही होता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिमिटेड जो है रिसोर्सेज के लिए आपस में compete कर रहे हैं तो नुकसान दोनों का होता है ना। कभी कभी ये होता है कि अगर आप कॉपरेट करके काम कर लो, इसमें म्यूचुअलिज्म में हो रहा है कॉपरेशन। ये दोनों कॉपरेट कर रहे हैं आपस में और ये दोनों compete कर रहे हैं। अब compete करोगे तो नुकसान होगा। अब इंडिया और चाइना अगर आपस में compete करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, है ना। और अगर इंडिया और चाइना आपस में कॉपरेट कर लेंगे तो दोनों का फायदा होगा। इसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स का भी सेम है। अब प्रिडेशन क्या होता है। प्रिडेशन मतलब ये होता है कि कोई एक प्रे एनिमल होगा जो कि प्रेडेटर का शिकार होगा, प्रेडेटर का शिकार होगा, है ना। इसमें होता है शिकारी और शिकार, इसमें एक का होगा लॉस और एक का होगा प्रॉफिट, है ना, इस इंटरेक्शन में। अब जैसे प्रे जो होता है वो ज़्यादातर डियर प्रे होता है और आपका टाइगर या लायन जो होता है वो प्रेडेटर होता है। तो उसमें एक को तो प्रॉफिट होगा पर एक को होगा लॉस। अब जैसे फिर चौथा इंटरेक्शन जो होता है वो होता है पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है कि जो आपका पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट मतलब कि कोई घुसपैठिया,
अगर किसी होस्ट में, किसी बॉडी में कोई पैरासाइट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो घुस जाता है किसी बॉडी में, होस्ट में घुस जाता है, फिर वो उसका नुकसान करता है। होस्ट का होता है नुकसान और पैरासाइट का होता है फायदा। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 इंटरेक्शंस जो हैं पॉपुलेशन के वो देख लिए हैं। जो 5वां इंटरेक्शन है वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का मतलब ये है कि कुछ इंटरेक्शन ऐसा होगा कि कुछ को तो फ़ायदा होगा पर कुछ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो न्यूट्रल होगा, है ना? यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे न्यूट्रल, पर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। एमेंसलिज्म में भी ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को तो लॉस होता है पर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रल रहता है। तो यही हम एग्जाम्पल के साथ एक बार देख लेंगे इसको, क्योंकि यूपीएससी में होता है ऐसा, हर साल एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है यूपीएससी में, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रेडेशन तो हमने समझ ही लिया है काफ़ी डिटेल में, इसको तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और कंपटीशन भी हमने देख लिया है ना? अब कंपटीशन भी देख लिया है हम लोगों ने। हम लोग देखते हैं पैरासाइट भी हमने देख देख लिया है। इसमें पैरासाइट का एग्जाम्पल भी है, टीबी एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका कमेंसलिज्म है ये इम्पोर्टेंट है ना? इसमें जो है एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? अब इसमें आपका एग्जाम्पल क्या-क्या है? कैटल, एक्यूरेट एंड ग्रेजिंग कैटल, ये काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका, है ना? इसमें से एक को प्रॉफिट होगा और एक न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो है फिग का। अब शायद यूपीएससी ने 2024 में से क्वेश्चन भी पूछा था फिग का, कि फिग में क्या होता है, एक आपका फिग फ्लावर होता है, एक होता है वेस्प, है ना? तो एक को प्रॉफिट होता है और एक को न्यूट्रल होता है। तो ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को प्रॉफिट होता है। अच्छा, इसके बाद जो है इस चैप्टर में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब ये है कि जो भी मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट एलिमेंट की थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो कि 2 टाइप की होती है, गैसियस और सेडिमेंट्री। इसको हम अपने एडवांस वाले नोट्स में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले पार्ट से, तो हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? जिससे हमारा क्वेश्चंस एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, इसको हम काफ़ी डिटेल में देख लेंगे अपने एडवांस नोट्स में। ठीक है, तो और इसमें इस वाले चैप्टर में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है। इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज, है ना? जैसे क्या क्या जो हमने देखा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये एक इकोसिस्टम आपकी सर्विस है। ठीक है, आपको फर्टाइल सॉइल जो मिल रही है वो भी एक इकोसिस्टम सर्विस है ना? मतलब ये है इसका कि आप जो चीज़ खुद से पैदा नहीं कर रहे हो, जो आपको नेचर प्रोवाइड कर रहा है, नेचर जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस वाले चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था। बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में हम बायोस्फीयर रिजर्व समझेंगे, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, है ना? उसको कंजर्व कैसे करते हैं, इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बायोडाइवर्सिटी में समझेंगे। और एनवायरमेंटल इश्यूज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ पोल्यूशन, ठीक है, और पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उसको समझेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। So now we are starting our next chapter, chapter number 14, that is ecosystem. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है ना? इकोसिस्टम को, ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि इकोसिस्टम जो है एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसमें लाइफ वन लाइफ टू के साथ इंटरेक्ट करती है, फिजिकल इन्वायरमेंट वन और फिजिकल इन्वायरमेंट टू आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इनका क्रॉस इंटरेक्शन भी होता है जो कि इसको फंक्शनल यूनिट बनाता है। इसको इन्वायरमेंट या फिर इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम जो है आपका, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है।
है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसी डेफिनेशन का, है ना। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर where living organisms interact among themselves and also with surrounding physical environment। सिंपल बात ये है, आपको समझना यही है इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, कि बायोटिक एलिमेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ किस प्रकार जो है इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है टू वे कम्युनिकेशन, है ना। किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, जो कि आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है ना। इकोसिस्टम एक तो होता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब ये होता है जो लैंड पे हो, है ना। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। और कुछ मरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होते हैं, है ना। मरीन बेस्ड मतलब हो गया जो सलाइन वाटर में होगा, जैसे कि ओशियंस हो गए, सी हो गए आपके। और एक्वेटिक का मतलब है कि आपके रिवर्स हो गई, पॉन्ड हो गई, या फिर कोई वेटलैंड हो गया, है ना। उसमें भी इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अब कुछ इकोसिस्टम मैन मेड होते हैं और कुछ इकोसिस्टम जो है नेचुरल होते हैं, है ना। अब जैसे हमने जू बनाए, तो जो जू होते हैं हमारे, वो मैन मेड इकोसिस्टम में आते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाएंगे, आपके नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, आपके बायोस्फीयर रिजर्व और आपके जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएंगी, है ना। ये सब आपके नेचुरल इकोसिस्टम में आ जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम समझते हैं कि जो है इकोसिस्टम जो आपका है, वो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है ना। वो हम देख लेते हैं एक बार। कि सबसे पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि इकोसिस्टम में एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का एट डिफरेंट लेवल्स, जिसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा कि ट्रीज होंगे, ट्रीज को ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, फिर फॉरेस्ट होंगे, फिर श्रब्स होंगे, फिर आपके हर्ब्स होंगे, फिर ग्रासेस होंगी। एक लेवल पे जो है इनका डिवीजन होता है। अब यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 में, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या है ना, वो हम एक बार देख लेते हैं। जो इसको फंक्शन एज अ फंक्शनल यूनिट इसको बनाते हैं, वो कंपोनेंट्स हैं क्या इकोसिस्टम के। तो पहला इकोसिस्टम का कंपोनेंट है आपका प्रोडक्टिविटी, सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन, थर्ड है आपका एनर्जी फ्लो, फोर्थ है आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगर आपने ये चारों चीज़ें समझ ली इस चैप्टर से, बस आपको यही चारों चीज़ें समझनी है कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग कैसे होती है। ये अगर आपने चारों चीज़ें समझ ली तो आपका इकोसिस्टम सॉर्टेड है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं प्रोडक्टिविटी को, कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है ना। प्रोडक्टिविटी क्या है, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन, है ना। अब जैसे प्रोडक्टिविटी कैसे जनरेट होगी, एक एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सन वो स्टार्टिंग पॉइंट है, सन से सनलाइट आती है और उससे जो है प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, प्लांट्स फूड बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो इससे जो होता है आपका एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है ना। प्राइमरी प्रोडक्शन होता है इससे। अब प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है ना। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है, समझने वाली बात ये है, मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अ रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास का प्रोडक्शन किस रेट से हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और जो मेन इनपुट है वो है आपका सोलर एनर्जी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, है ना। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब नेट के लिए आपको जो भी रेस्पिरेटरी लॉसेस होते हैं उनको आपको डिडक्ट करना होता है ग्रॉस से,
तब आप नेट पे पहुंचते हो। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितनी भी रेट ऑफ आपका जितना भी बायोमास प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो प्रोडक्शन हुआ है ऑर्गेनिक मैटर का इनिशियली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें से हम माइनस कर देंगे आपके रेस्पिरेटरी लॉसेस को, तो हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर निकल आएंगे। अब इनको माइनस क्यों कर रहे हैं, इनको डिडक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्लांट ने कुछ एनर्जी खुद भी कंज्यूम की होगी, है ना। सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो नहीं बन गया हुआ, कुछ खुद भी जो कंज्यूम किया है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, है ना, तभी आप जो है नेट पे पहुंच पाएंगे। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ना। अब एक लेवल होता है, एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स आपके, जो कि होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर आते हैं आपके हीटेरोट्रॉप्स। हीटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं आपके कंज्यूमर्स, जो अपना खुद नहीं बनाते हैं खाना, जो कि आपके ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। अब उनका रोल होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, सिंपली, है ना। इसका मतलब सिंपली ये है। अब इस वाले चैप्टर से, इस वाले सेक्शन से ये जो फैक्ट है आपका वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बट जो 70% है सरफेस एरिया, वो आपका जो है ओशियन से है, पर ओशियन जो है प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओनली 55 बिलियन टन्स, है ना। अब रेस्ट ऑफ कोर्स जो है लैंड से आ रहा है। तो ये आपको पता करना है कि ये रीज़न क्या है इसका, इतनी लो प्रोडक्टिविटी जो ओशन में होती है उसका रीज़न क्या है। ये जो है लॉजिक वाली बात है, जो आपने अभी बायोटिक फैक्टर्स पढ़े हैं, ए बायोटिक फैक्टर्स पहले चैप्टर में आपने पढ़े हैं, उसको एक बार रिवाइज करो। उसको आप एक बार अगर अपना दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओशियंस जो है 70% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, बट प्रोडक्टिविटी इनकी 30% ही आ रही है। उसका रीज़न है कि लाइट बहुत कम जाती है ओशियंस में। ओशियन जो है बहुत डीप होते हैं, बस टॉप लेयर में जो है इनकी सनलाइट मिलती है इनको, तो प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्टिविटी जो होती है, वो केवल टॉप लेयर में होती है, जो कि 10% के आसपास होता है ना। 90% तो बिल्कुल डार्क है, तो वहाँ तो प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, वहाँ प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही है। तो ये एक रीज़न होता है। टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, है ना। और सॉइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये जो आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं वही जो है प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि एबायोटिक फैक्टर्स कितने क्रिटिकल हो सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, बायोमास के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है, इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है, और आपको जो है चीज़ों को सॉल्व करना है ना। अब हम समझते हैं सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, डीकम्पोजिशन। अब देखो प्रोडक्शन तो हो चुका है, सबसे पहले हमने देख लिया कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन हो गया है। अब बायोमास बन चुका है ना। बायोमास बन चुका है, या यूं कहें कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आपका बन चुका है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म भी तो चेंज करना होगा, इसका फॉर्म चेंज होगा अब, है ना। अब कोई ऑर्गेनिक मैटर बन गया है और उसको डीफॉर्म भी तो होना होगा। अब कोई चीज़ अगर आई है तो वो ख़त्म भी होगी, वो डीफॉर्म भी होगी, है ना। तो डीफॉर्म को ही डीकम्पोजिशन कहते हैं। वो हम देखते हैं उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है ना। तो इसमें देखते हैं कि जो डीकम्पोजर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन। जो आपका अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर
ऑर्गेनिक मैटर आपका जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई जो है डॉग, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको, वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। वो जो है सारे इन सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और भी उसके अंदर सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मैटर है। अगर उसको डीफॉर्म करना है, अब उसको डीफॉर्म जो करेंगे वो करेंगे आपके डीकम्पोजिशन, जो आपके डेट्रीवोर्स हैं वो उसको डीफॉर्म करेंगे, उसको जो है सिंपल ऑर्गेनिक जो आपका मैटर है उसमें कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये काम होता है आपका डेट्रीवोर्स का। वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो उस डॉग की बॉडी को जो है आपको डीकम्पोज कर देंगे, उसको कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से अलग कर देंगे, वाटर उसमें से अलग कर देंगे, उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग कर देंगे, है ना। ये काम होता है आपके डीकम्पोजिशन में, ये चीज़ होती है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब जैसा कोई लीव्स हैं, कोई बार्क है, फ्लावर्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको डेट्रियस, जो डेट्रीवोज होते हैं वो उनको डीकम्पोज करते हैं। अब उसकी एक स्टेप होती है, सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन किया जाएगा उसका, फिर लीचिंग होगी, फिर उसके बाद उसका कैटाबॉलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद उसका मिनरलाइजेशन होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो है एक चेन पता होनी चाहिए कि पहला इवेंट कौन सा होगा, पहले क्या कैटाबॉलिज्म होगा, या फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, या मिनरलाइजेशन होगा, या पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर लीचिंग होगा, फिर कैटाबॉलिज्म होगा, फिर ह्यूमिफिकेशन होगा, और फिर आपका जाके मिनरलाइजेशन होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है कि अगर कोई ट्री है, वहाँ से अगर कोई जो लीफ है वो ग्राउंड में फॉल कर जाती है, तो फिर उसके बाद जो है वो फ्रेगमेंट होना चालू हो जाती है, वो ब्रेक होना चालू हो जाती है। आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे जो लीव है वो फ्रेगमेंटेशन उसका स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद उसका कैटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, वो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में वो जो है कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उसका ह्यूमिफिकेशन स्टार्ट होता है, फिर वो ऑर्गेनिक जो है आपकी सॉइल में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ह्यूमिफिकेशन यहाँ दे रखा है, तो आपको ह्यूमस का मतलब भी पता होना चाहिए कि ह्यूमस होता क्या है। ये एक डार्क सब्सटेंस होता है जिसमें स्लो डीकम्पोजिशन होती है। सबसे ज़्यादा स्लो डीकम्पोजिशन जो है वो आपके ह्यूमस में ही होती है, क्योंकि ये जो रेजिस्ट करता है माइक्रोबियल एक्टिविटी को, बट ये हाईली रिच होता है न्यूट्रिशन में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो डीकम्पोजिशन है उसकी रेट जो है, मतलब अगर डीकम्पोजिशन फास्ट होगी या डीकम्पोजिशन स्लो होगी, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ केमिकल कंपोजिशन भी मैटर करती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में जो है नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्लस शुगर ज़्यादा है, एंड वो वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट में है, तो वो फास्ट डीकम्पोजिशन करेगा। अगर वही इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, लो टेम्परेचर हो, और वो आपकी लिग्निन एंड चिटिन में अगर उसके सब्सटेंस हैं, तो वो स्लो डीकम्पोजिशन करेगा, यहाँ पर मेंशन्ड है। और ये 2024 के PYQ में पूछा गया था, है ना। 2024 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया था। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है बिटवीन द लाइंस भी पढ़ें, है ना, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब ह्यूमस भी आपको पता होना चाहिए। पता चला कि कल यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2026 में आपसे पूछ लिया कि ह्यूमस क्या होता है, और ह्यूमस में डीकम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा। और ह्यूमस जो है, अगर आपका आर्कटिक रीजन में अगर ह्यूमस है तो उसका जो है डीकम्पोजिशन कैसा होगा, और वही अगर ट्रॉपिकल रीजन में है तो फिर उसका कैसा होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में क्या देखना है, एनर्जी फ्लो का मतलब ये होता है कि एनर्जी पहले तो जो आपकी एनर्जी है वो जनरेट कैसे होती है।
वो हमें पता है कि एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उससे एनर्जी जो है जनरेट होती है। उसके बाद जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना? वन लेवल से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सेकंड लेवल में और थर्ड लेवल में, ठीक है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से आपका जो है थर्ड लेयर में ट्रांसफ़र होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या दे रखा है, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, है ना? अब यूपीएससी ने अगर ये स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया कि एक जो है डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम में जो है कि एनर्जी जो है जनरेट नहीं होती है या फिर सन वहाँ पे सोर्स नहीं है एनर्जी का, तो हो सकता है कि आप उसको गलत मान लो, है ना? आपको लगेगा कि नहीं यार ये तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी ने बना दिया है और इसको गलत मार्क कर देते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, है ना? यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सन जो है हमारा इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। केवल डीप सी को छोड़ दिया जाए तो सन ही है जो कि हमारा एनर्जी दाता है, ठीक है? फिर हमको ये देखना है कि जो है प्लांट जो है कितना एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं। जो सन की जो एनर्जी होती है, अगर जैसे 100 सन की एनर्जी है, तो उसमें से जो है आपके प्लांट्स कितना कैप्चर कर पाएँगे थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो वो 2 या 10% ही कैप्चर कर पाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलता है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, रिवर्स नहीं होगा, वो एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। फिर एनर्जी फ्लो कैसे करती है? एनर्जी फ्लो करती है प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में, है ना? प्रोड्यूसर्स मतलब ऑटोट्रॉप्स, जो प्लांट्स हैं, वो सन से एनर्जी लेते हैं और सन से अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, और वो जो फूड है वो कंज्यूमर्स जो है कंज्यूम करते हैं, उससे उनको एनर्जी मिलती है और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से, ठीक है? फिर कंज्यूमर्स से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपके डीकम्पोज़िशन के थ्रू डेट्रीवोर्स में, ठीक है? इस तरीके से जो है पूरी एक सेल आपकी बनती है एनर्जी ट्रांसफ़र की। ये आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होता है। फूड चेन एक सिंपल फिनोमेना होती है। फूड चेन क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन वन अनदर फ्रॉम अ फूड चेन। अच्छा, ये जो ग्रास है, ग्रास को खाएगी गोट और गोट को खाएगा आदमी, ठीक है? और आदमी को खा सकता है टाइगर। ये एक सिंपल फूड चेन हो गई। अब इसी को कॉम्प्लेक्स करने के लिए यहाँ हम डाल दें आपका कोई और अदर एनिमल, ठीक है? यहाँ पर स्नेक को डाल दें, स्नेक ने इंसान को खा लिया या इंसान ने स्नेक को खा लिया, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना? फूड वेब का मतलब है कि ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। वो किसी भी प्रकार से एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी या फिर न्यूट्रिएंट्स जब ट्रांसफ़र होंगे, उसको फूड वेब कहा जाएगा, ठीक है? अब हम नेक्स्ट जो है देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स जैसे कि द डेट्रियस फूड चेन डीएफसी बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑब्वियसली वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही स्टार्ट होगी, ठीक है? और इनको सेप्रोट्रॉप्स भी बोला जाता है। सेप्रो मतलब टू डीकम्पोज। ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, है ना? अब देखते हैं, सिंपली यहाँ से इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना? इन एन इकोसिस्टम आपकी जीएफसी इज़ द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो, है ना? ये जीएफसी जो है मेजर एनर्जी फ्लो का जो है आपका कंडक्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं, है ना? ट्रॉपिक लेवल्स कौन से हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्लांट्स होते हैं,
ठीक है, और आपका जो है फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ग्रास होते हैं, ट्रीज होते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं और एल्गी भी होती है। फिर आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो है सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, हर्बीवोर्स भी इनको बोलते हैं, शाकाहारी लोग। जू प्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर्स, काऊ, ये जो है आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, जिनको कार्निवोर्स भी कहते हैं, जिसमें बर्ड्स आपकी आती हैं, फिशेस आती हैं, वुल्फ आता है। फिर आपका फोर्थ जो आपका ट्रॉपिक लेवल पे जो आता है वो है आपका टर्शरी कंज्यूमर्स, जो कि टॉप कार्निवोर्स होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं, मैन एंड लायन एटसेट्रा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस का मतलब तो ये होता है कि प्लांट्स जो हैं आपके एनर्जी जो है बनाते हैं, फ्री एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ये होता है फोटोसिंथेसिस। अब कीमोसिंथेसिस क्या होता है वो भी हमको पता होना चाहिए, है ना। अब कीमोसिंथेसिस का सिंपल मतलब ये है कि मेकिंग ऑफ फूड बाय केमिकल प्रोसेस, process which uses energy released by inorganic chemical reaction to produce food, है ना। यहाँ पे सनलाइट की एब्सेंस में भी फूड बनता है, उसको बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। अब जैसे जो डीप ओशन का जो पार्ट है या फिर हॉट स्प्रिंग्स हो गई, गीजर्स हो गए, वहाँ जो आपका एनर्जी जनरेट होती है, वहाँ पर जहाँ वहाँ जो फूड प्रोड्यूस होता है वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन एक प्रोसेस है जो कि रिप्लेसमेंट होता है, जिसमें सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज इन एन एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ मेंशन है हमारा एग्जाम्पल, और ये यूपीएससी में 2021 में पूछ भी रखा है इसका एक क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले आपकी आती है पायनीर स्पीसीज। सबसे पहली स्पीसीज जो आती है फर्स्ट लेवल पे, जो आपके बेयर रॉक्स होते हैं उन पे जो स्पीसीज उगती हैं उनको बोलते हैं पायनीर स्पीसीज। अब वो स्पीसीज कौन सी हैं? लाइकेंस हो सकती हैं, फंगस हो सकता है, मॉस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये सारी स्पीसीज जो हैं वो पायनीर स्पीसीज में आती हैं, ठीक है। फिर आपकी आती है सीरियल स्टेज, जो इंटरमीडिएटरी स्टेज होती है उसको, उसमें श्रब्स वगैरह आते हैं। जो आपकी क्लाइमैक्स जो आपकी स्टेज है उसमें आपके फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए इन्वायरमेंट में। फिर हम यहाँ देखते हैं कि इकोटोन क्या है ना। ये भी आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया हो, क्योंकि यूपीएससी ये पूछ चुका है कि इकोटोन क्या होता है ना। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एज इफेक्ट क्या होता है ना। अब इकोटोन जो है वो एक जोन ऑफ टेंशन भी जिसको बोला जाता है। यहाँ पर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ बना रखा है कि जब लैंड और ओशियन के बीच का जो जोन होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जब ओशियन स्टार्ट होने वाले हैं और लैंड ख़त्म होने वाली है, उस रीजन में जनरली होता क्या है, मैनग्रूव्स वगैरह होते हैं आपके, है ना, मैनग्रूव्स होते हैं। तो वहाँ पे आपकी इकोटोन पाया जाता है। इकोटोन क्या है? एक जोन ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़, है ना। मैनग्रूव्स जिसका परफेक्ट एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर एज इफेक्ट होता है। एज इफेक्ट क्यों होता है यहाँ पर? क्योंकि इकोटोन है, दो जो आपके कम्युनिटीज़ हैं वो यहाँ पे आके मिल रही हैं, तो यहाँ पे जो वैरायटी होगी स्पीसीज़ की वो बहुत ज़्यादा होगी, है ना। अगर वैरायटी बहुत ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर आप ऐसे समझो, बूफे में अगर ये मतलब आपकी अगर 5 डिशेज़ लगी हुई हैं, है ना, तो वो 5 डिशेज़ जो हैं उन्होंने जगह घेर ली है अपनी। अब वो 5 डिशेज़ जो है वहाँ से, अब जो वैरायटी तो 5 है, पर वो डिशेज़ जो हैं उनने जगह घेर लिया, वो वहाँ पे वैरायटी बहुत है, पर वो डेंसिटी नहीं है उतनी। वहाँ पे रखी जाएगी एक-एक ही डिश। अब ऐसा होता कि अगर वहाँ पे सिर्फ़ 3 डिशेज़ होती, जगह तो उतनी ही थी, तो वो 2 जो है डिश यहाँ पे रख जाती और 3 डिश जो है अलग-अलग हो जाती।
उस तरीके से, या फिर 3 डिश यहाँ हो जाती और 2 डिश जो है वो अलग हो जाती। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी डेंसिटी बढ़ जाती आपकी एक डिश की, और 2 जो है वैरायटी हो जाती। तो ये सिंपल इसका मतलब है। अब इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? इकोलॉजिकल नीश का मतलब ये है द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिज्म along with the specific functional role performed by it is called as ecological niche। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस इकोलॉजिकल का सीधे सीधे मतलब ये है नीश का, कि उसका एड्रेस प्लस उसका ऑक्यूपेशन, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। स्पैरो जो है और जो पिजन जो है आपका, दोनों का इकोलॉजिकल नीश अलग अलग होता है। आउल जो होता है और ईगल होता है, उसका भी इकोलॉजिकल नीश अलग अलग होता है। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब जो एक तो होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। सक्सेशन 2 टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब प्राइमरी सक्सेशन तो हमने देख लिया कि भैया जो बेयर रॉक्स होंगे वहाँ पे जो सक्सेशन होगा उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। जहाँ पे पायनियर स्पीसीज सबसे पहले आती हैं उसको प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। पर जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो होता है आपका बिगिनिंग फ्रॉम द एंड। मतलब अगर कहीं जो है आपका पहले से नेचुरल बायोटिक जो कम्युनिटी प्रेजेंट थी उसको डिस्ट्रॉय कर कर जो है दोबारा से जो है वहाँ पे कम्युनिटी अगर इस्टेब्लिश हो रही है, फॉर एग्जांपल जो है आपका जो फॉरेस्ट को आपने अगर वहाँ पे कट कर दिया और वहाँ पर जो है आपका अलग जो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन के बाद जब आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाता है, जो कि फास्ट होता है कंपैरेटिवली विद द प्राइमरी सक्सेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने मेंशन कर रखी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड, है ना। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो जनरली फिट नहीं होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अब वो क्यों नहीं होते हैं, उसमें क्या ऐसा इशू होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो लीचिंग होती है ना, लीचिंग होती है, पर्कुलेशन नहीं लीचिंग होती है। तो उससे जो है न्यूट्रिएंट का लॉस हो जाता है, तो वहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर प्राइमरी सक्सेशन हो भी जाए, अगर प्राइमरी सक्सेशन में आपने फॉरेस्ट वहाँ से कट कर दिए, तो सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, है ना। तो इसलिए वो फिट नहीं होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ पे जनरली जो होता है वो प्लांटेशन होता है ना। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर प्लांटेशन होता है जनरली। अब हम देखते हैं कि सक्सेशन ऑफ प्लांट्स कैसे होता है। लास्ट थिंग दैट वी नीड टू सी फ्रॉम दिस चैप्टर, सक्सेशन किस टाइप से होता है ना। सक्सेशन का मतलब ये है कि जो हमको मिड में जाना है ना, हमको वेट से और ड्राई से मिड में जाना है प्लांट के सक्सेशंस के लिए। अब वेट अगर कोई एरिया है तो वो भी डेंजरस है, और ड्राई है तो वो भी डेंजरस है, उससे हमें बीच में जाना होगा, तो उसको सक्सेशन बोलते हैं प्लांट्स का, है ना। तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है प्लांट का आपका सक्सेशन होता है। सबसे पहले आपके आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आपके आते हैं सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज। ये जो आपको दिख रहे हैं प्लांट स्टेज, जो प्लांट जो है अंदर अंडरग्राउंड जो है वाटर में सबमर्ज्ड है। उसके बाद आपका आता है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज। इसमें जो है प्लांट कुछ फ्लोट भी कर रहे हैं, कुछ सबमर्ज्ड भी हैं। उसके बाद आपका आएगा रीड स्वाम्प स्टेज। रीड स्वाम्प स्टेज आपका ये है जिसमें वाटर बहुत कम हो गया है और प्लांट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आता है आपका मार्श मीडो स्टेज, जिसमें वाटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुका है, और जो है आपकी जो प्लांट कम्युनिटी है वो बढ़ गई है। फिर आता है आपका स्क्रब स्टेज, जिसमें आपको प्लांट्स भी दिखेंगे, ग्रासेस भी दिखेंगी, सब दिखेगा। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज आपकी आती है वो आती है फॉरेस्ट, जिसमें आपको वाटर बिल्कुल भी एब्सेंट हो जाता है और सिर्फ प्लांट आपको दिखते हैं। तो ये स्टेजेस होती हैं प्राइमरी सक्सेशन की। अभी तक हमने देखा कि जो है इंटरेक्शन जो होता है ऑर्गेनिजम्स में, वो 6 तरीके का इंटरेक्शन होता है ना।
कंपटीशन होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, अमेंसलिज्म होता है, तो और उनके एग्जांपल्स भी देखे हैं ना। तो यूपीएससी में जनरली एक तो वो पूछते हैं कि रिलेशन क्या है, इंटरेक्शन का नेचर क्या है ना, और फिर उसके साथ में उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए उसके एक दो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, है ना, फिर आपका काम एकदम सॉर्टेड हो जाता है। दैट मच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। अब जैसे म्यूचुअलिज्म में आपको एक एग्जांपल ये पता होना चाहिए कि आपके लाइकेंस हैं और फंगाई जो है ये एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअलिज्म कैसे जो है इनकी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, वो आपको एक तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, फिर और देख लेते हैं, है ना, एक दो एग्जांपल्स और होंगे, है ना। ऑर्किड्स, ऑर्किड्स जो होते हैं उसमें कैसे बम्बल बी या फिर बीज ये आकर ऑर्किड्स के साथ कैसे रिलेशनशिप में रहती हैं, कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं, है ना, जो भी दोनों को फ़ायदा होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपने सुना होगा कि कोराल्स जो होते हैं उनके साथ भी जो है उनकी कॉलोनी में जूजेंथली नाम का एक जो है ऑर्गेनिज्म रहता है जो कि एक दूसरे से जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, दोनों को प्रॉफिट होता है। जो कलर होता है कोरल्स का वो जूजेंथली की वजह से ही होता है ना, अदरवाइज जो है वो ब्लीच्ड होते हैं, वाइट होते हैं। अगर जूजेंथली वहाँ से चला जाएगा तो आपका जो कोरल्स होंगे वो एकदम से वाइट हो जाएंगे, ब्लीचिंग हो जाएगी उनकी। तो इसी तरीके से ये रिलेशनशिप आपको समझनी है कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, जो म्यूचुअल बेनिफिट की रिलेशनशिप होती है, दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, उनके एग्जांपल्स आपको समझने हैं। यही आपके लिए ये चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 जो कि पॉपुलेशन और ऑर्गेनिजम्स जिसका नाम है, उसमें आपका बस इतना ही रिलेवेंट है। तो हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का वार्म अप बढ़िया शानदार तरीके से हो चुका है ना। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है जो कि वार्म अप है। तो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। उसमें इकोसिस्टम हम लोग समझेंगे, है ना, कि इकोसिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा इकोसिस्टम में हम समझेंगे डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे, है ना, कंपोनेंट्स को समझेंगे और इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा वो आएगा बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी समझेंगे, कैसे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, क्या इसके थ्रेट्स होते हैं, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में समझेंगे। और उसके बाद जो हमारा फाइनल चैप्टर होगा वो होगा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में हम मेनली देखेंगे पोल्यूशन देखेंगे, हम क्लाइमेट चेंज देखेंगे, है ना, ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, ये सब चीज़ें हम इन्वायरमेंटल इशू में देखेंगे। सिंपल है हमारा। ठीक है, तो हम आगे जो है अगले चैप्टर पे मूव ऑन करते हैं। 1 सेकेंड, सो दिस इज़ ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक।